किंग थॉर की स्टोरी शुरू होती है रैग्नारॉक के टाइम से, यानी कि एसगार्ड के डिस्ट्रक्शन का टाइम। और इस बार एसगार्ड के डिस्ट्रक्शन का रीजन और कोई नहीं लोकी ही था। लोकी ने एक ऐसी पावरफुल आर्मी बनाई थी जिसका सामना करना थॉर और बाकी एसगार्डियंस के लिए भी पॉसिबल नहीं था। और क्योंकि ओडिन की भी डेथ हो चुकी थी तो थॉर बचा हुआ एसगार्ड का किंग था। लोकी की आर्मी में इस बार लोकी के साथ साथ सर्टर जैसे और भी क्रीचर्स थे और इसीलिए थॉर के लिए भी उन्हें हराना इम्पॉसिबल था। उन्होंने थॉर के हैमर को भी तोड़ दिया। थॉर के साथियों की धीरे धीरे डेथ हो गई। थॉर के साथी रिल्म्स जो कि उसके साथ फाइट कर रहे थे उनकी हार होने लगी और अब थॉर को ऐसा लगा कि उसके पास बस एक ही रास्ता बचा है, वो रास्ता जिस रास्ते पे चल के ओडिन ने अपने रून मैजिक को हासिल किया था और ओडिन बने थे ऑल फादर। और इसी पावर को हासिल करने के लिए थॉर को भी जाना पड़ा रून मैजिक को हासिल करने के लिए। और इसलिए थॉर अपने चैरियट पे बैठ के, जहाँ पे आगे उसकी 2 गोड्स लगी हुई होती है, रून मैजिक को पाने के लिए जाता है। और हाँ, चीजें एमसीयू से कैसे लिंक होती है वो भी साथ साथ में बताता हूँ। तो एमसीयू में थॉर का हैमर डिस्ट्रॉय हो चुका है। सर्टर ने ही रैग्नारॉक के थ्रू एसगार्ड को भी खत्म किया। और हाँ, थॉर लव एंड थंडर के सेट पे हमें कुछ गोड्स देखने को मिली थी जो कि रूइन किंग थॉर के कॉमिक्स में भी अगेन अपीयर हुई है। तो हाँ, चीजें काफी कुछ लिंक हो रही है। फिर थॉर जाता है मिमिर के वेल के ऊपर। इस वेल में अगर थॉर को रून फोर्स को हासिल करना है तो कुछ न कुछ सेक्रीफाइस करके डालना होगा। ये यही वेल है जहाँ पे ओडिन ने अपनी एक आंख को सेक्रीफाइस किया था और इसलिए थॉर भी बिल्कुल वैसा ही करता है। वो अपने ही हाथों से अपनी एक आंख को निकालता है और मिमिर के वेल में डालता है, पर सरप्राइजिंगली कुछ भी नहीं होता। थॉर काफी हताश हो जाता है और तभी ओडिन फोर्स आके उसे गाइड करती है कि अगर थॉर को रून मैजिक चाहिए तो उसे कुछ बड़ा करना होगा, क्योंकि इस रास्ते को ओडिन ऑलरेडी चुन चुके हैं। उन्होंने ऑलरेडी सेक्रीफाइस को यूज किया है, तो उन्हें अगर रून मैजिक चाहिए तो थॉर को ओडिन से भी कुछ बड़ा सेक्रीफाइस करना होगा और थॉर को अपनी दोनों आंखें मिमिर के वेल में डालनी होगी। और थॉर बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो अपने ही हाथों से अपनी दोनों आंखें निकालता है और मिमिर के वेल में डाल देता है और तब उस वेल में से मैजिकल वाटर बाहर आता है जिसे थॉर पी लेता है। फिर ओडिन फोर्स थॉर को वर्ल्ड ट्री के पास ले जाती है, क्योंकि जब ओडिन ने रून मैजिक को हासिल किया था तो वो उस वर्ल्ड ट्री के ऊपर 9 दिन तक लटके थे। और अगर अब थॉर को रून फोर्स को हासिल करना है तो उसे उसी वर्ल्ड ट्री के ऊपर अपने मरते दम तक लटकना होगा। थॉर बिल्कुल ऐसा ही करता है और जब उसकी डेथ उसके पास आ जाती है तब उसे रून का नॉलेज हासिल होता है। अब थॉर सब कुछ देख सकता है। वो किसी भी पर्सन के पास्ट को देख सकता है, वो हर किसी चीज के फ्यूचर को देख सकता है, वो उन सारी वॉर्स को देख सकता है जो कि पास्ट में हुई है और उन सारी वॉर्स को भी देख सकता है जो कि फ्यूचर में जीती जाएगी। थॉर यूनिवर्स के क्रिएशन को देख सकता है। वो देख सकता है कि कैसे गैलेक्सीज बनी थी, वो देख सकता है कि कैसे रिल्म्स बने थे और इसी के साथ साथ वो एटम के स्ट्रक्चर तक को देख सकता है। वो छोटे से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज को देखने लगा था और उसके पास अब क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन दोनों की नॉलेज आ चुकी थी। यानी कि एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि थॉर अब अपनी मर्जी से क्रिएशन भी कर सकता था और डिस्ट्रक्शन भी कर सकता था। थॉर अब पूरी तरीके से प्रेजेंट पे कंट्रोल पा चुका था, यानी कि वो हर चीज को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता था। अब दिक्कत ये थी कि थॉर को रून मैजिक तो हासिल हो चुका था पर उसकी डेथ भी हो गई थी, क्योंकि कंडीशन ये थी कि थॉर को अपने मरते दम तक उस वर्ल्ड ट्री से लटकना था और अपनी मौत के बाद थॉर जाता है हेल में, जहाँ पे हेला उसे पकड़ने की कोशिश करती है। पर थॉर एक आखिरी बार अपने वीक स्टेज में अपने फादर को समन करता है और ओडिन फोर्स आके थॉर की जान बचाती है और वो वापस उसे उसी वर्ल्ड ट्री के पास ले आती है। अब थॉर जाता है वेलहेला, क्योंकि वेलहेला ही वो रिल्म था जहाँ पे लोकी और उसकी पूरी आर्मी थी और वेलहेला की सिक्योरिटी के लिए लोकी ने मैंगॉक को काम पे लगाया था। अब जिन लोगों को मैंगॉक के बारे में नहीं पता तो मैंगॉक डीसी कॉमिक्स के डूम्सडे की तरह ही है, जो कि काफी पावरफुल क्रीचर है। पर थॉर अब इतना पावरफुल हो चुका था कि वो सिर्फ अपने एक स्पेल से ही मैंगॉक को एग्जिस्टेंस से मिटा देता है। वो अपने एक हैमर के वार से ही पूरी लोकी की आर्मी को खत्म कर देता है, सिवाय लोकी के, क्योंकि वो लोकी को मारना नहीं चाहता था। उसने लोकी पे इस तरीके से अपने रून मैजिक से वार किया कि लोकी का सिर उसकी पूरी बॉडी से अलग हो जाता है, पर फिर भी लोकी जिंदा है और लोकी के उसी जिंदा सिर को थॉर अपने कॉस्ट्यूम पे लगाता है। और फिर थॉर वापस वर्ल्ड ट्री के ऊपर जाता है। वो उस व्हील ऑफ फेट के पास जाता है जहाँ पे सारे एसगार्डियन गॉड्स की फेट लिखी हुई थी, यानी कि उनकी किस्मत लिखी थी और वो भी एक साइकिल में लिखी थी। और तब हमें पता चलता है रैग्नारॉक का मीनिंग। एक्चुअली में रैग्नारॉक एक नेवर एंडिंग साइकिल है, यानी कि वो बार बार रिपीट होता है। एसगार्ड डिस्ट्रॉय होता है, वहां से वापस क्रिएशन शुरू होता है और वहां पे सारे एसगार्डियन गॉड्स की फेट लिखी हुई थी जिससे कोई भी एस्केप नहीं कर सकता था, यानी कि रैग्नारॉक एसगार्ड की डेस्टिनी थी जिसे होना ही था। और फिर हमें पता चलता है कि आखिरकार ओडिन ने थॉर को अर्थ पे क्यों भेजा था। जिस तरीके से हमने एमसीयू में भी देखा कि ओडिन ने थॉर को अर्थ के ऊपर भेज दिया था, वो उसके एरोगेंस की वजह से नहीं था। यहाँ पे ओडिन का एम ये था कि अगर थॉर अर्थ के ऊपर जाएगा तो वो इस चीज को सीखेगा कि उसे कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए और अपने इस स्पिरिट की वजह से शायद थॉर इस रैग्नारॉक के साइकिल को एस्केप कर पाए। और थॉर अब वही करने वाला था। अब यहाँ पे सर्टर जो कि लोकी की आर्मी से बचा हुआ था, वो आगे बढ़ता है बचे कुछ एसगार्डियंस को मारने के लिए। थॉर के कुछ ही साथी जो कि जिंदा थे वो मरने लगते हैं। थॉर इतना पावरफुल था कि वो सर्टर को रोक सकता था, पर फिर भी वो सर्टर को रोकने नहीं जाता, जो कि काफी सरप्राइजिंग था।
पर थॉर कुछ ऐसा जानता था जो हम नहीं जानते। वो वहाँ पे उस व्हील ऑफ फेट को काटने लगता है। अब यहाँ पे एसगार्डियन गॉड्स के भी कुछ गॉड्स हैं जिन्हें ऐसा कहा जाता है कि गॉड्स हु लिव अबव इन शैडोज। वो थॉर को रोकने आते हैं। वो थॉर को कहते हैं कि वो उस व्हील ऑफ फेट को नहीं काट सकता, अगर वो ऐसा करेगा तो एसगार्ड, थॉर, हर कोई फेट से ही मिट जाएगा, वो एग्जिस्टेंस से ही मिट जाएंगे। वो थॉर को लालच भी देते हैं कि अगर थॉर ऐसा नहीं करेगा तो गॉड हु लिव अबव इन शैडोज उसे अपने साथ ले लेंगे। पर थॉर बिल्कुल ऐसा ही करता है और थॉर के ऐसा करने पर एसगार्ड और वो गॉड्स जो ऊपर शैडोज में रह रहे थे वो भी मर जाते हैं। और उसके बाद हमें सीक्रेट पता चलता है कि एक्चुअली एसगार्डियन गॉड्स के जो गॉड्स थे जिन्होंने एसगार्डियन की फेट्स लिखी थी वो और कोई नहीं, जैसे कहा जाता है ना कि गॉड्स हु लिव अबव इन शैडोज, वो सब और कोई नहीं बल्कि सेलेस्टियल्स थे। और इन सेलेस्टियल्स ने ही एसगार्डियन गॉड्स की फेट कुछ इस तरीके से लिखी थी कि रैग्नारोक का साइकिल रिपीट होता जाता और एसगार्डियन गॉड्स के जन्म और उनके मरने से जो पूरी लाइफ फोर्स जनरेट होती, ये सेलेस्टियल्स इसी लाइफ फोर्स के ऊपर फीड कर रहे थे। जैसे हमने इटर्नल्स की मूवी में भी देखा था कि सेलेस्टियल्स ह्यूमंस की लाइफ फोर्स के ऊपर फीड करते हैं। वो एक प्लेनेट को जिंदा रहने देते हैं, वहां पे कुछ ह्यूमंस की पॉपुलेशन आती है और जो सेलेस्टियल का बीज उस प्लेनेट के अंदर है वो उसी पॉपुलेशन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसका जन्म होता है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी ये सेलेस्टियल्स एसगार्डियन गॉड की जिंदा होने की और मरने की साइकिल से एनर्जी एब्जॉर्ब करते थे और अपने आप को जिंदा रखते थे। और इसी चीज को थॉर ने ब्रेक कर दिया था। और हाँ, थॉर अभी भी एग्जिस्टेंस से नहीं मिटा था, वो तो यूनिवर्स के साथ एक हो चुका था और अभी भी जिंदा था। तो ये थी रून किंग थॉर की स्टोरी, एक ऐसे थॉर की स्टोरी जो कि कॉस्मिक बीइंग्स जितना पावरफुल है। और मुझे बताओ आपको स्टोरी कैसी लगी, आज का स्टोरी टेलिंग वीडियो कैसा लगा। अगर ऐसे सिमिलर वीडियोस चाहिए तो चलिए टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का। 5000 लाइक हो गए तो मैं ऐसे और भी वीडियोस बनाऊंगा। दैट इज फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो।